एक फिल्म आई है छावा, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं। फिल्म में हमको इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि टीचर है, नहीं देखी है। एक सवाल उठता है, लगातार उठता रहता है कि भैया जितनी जगह मुगलों को, अकबर को या इन राजाओं को मिली उतनी महाराणा प्रताप को नहीं मिली। आपको क्या लगता है? आप एक शिक्षक हैं, क्या राय रखते हैं इस पे आप अपनी? ना हम लोग तो पढ़ाते हैं और हम लोग प्रॉपर रिस्पेक्ट दे के पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाते हैं। प्रॉब्लम थोड़ा सा क्या आता है कि एक रिस्पेक्ट का और जो सिलेबस का बड़ा हिस्सा होना चाहिए वो तो उनको मिलना चाहिए, इस बात पे हम कहते हैं। एक फिल्म आई है छावा, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं। फिल्म में हमको इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि टीचर है, नहीं देखी है। एक सवाल उठता है, लगातार उठता रहता है कि भैया जितनी जगह मुगलों को, अकबर को या इन राजाओं को मिली उतनी महाराणा प्रताप को नहीं मिली। आपको क्या लगता है? आप एक शिक्षक हैं, क्या राय रखते हैं इस पे आप अपनी? ना हम लोग तो पढ़ाते हैं और हम लोग प्रॉपर रिस्पेक्ट दे के पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाते हैं। प्रॉब्लम थोड़ा सा क्या आता है कि एक रिस्पेक्ट का और जो सिलेबस का बड़ा हिस्सा होना चाहिए वो तो उनको मिलना चाहिए, इस बात पे हम कहते हैं। इंडिया में क्या हुआ था ना कि जो इंटरनल राजा थे उनका ना डिवाइडेशन इतना ज्यादा हो गया था कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये, आप देखिए हर्षवर्धन के मरने के बाद पूरे भारत को कंट्रोल करने के लिए आपको राजा नहीं मिलेगा। तो जैसे महाराणा प्रताप और राजस्थान के जो शासक थे उनका योगदान इतिहास में उन्हें जगह नहीं मिलता है, ये दुखद है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के 500 साल बाद तक और राजस्थान के शासकों ने, छतरानियों ने 500 साल तक किसी विदेशी आक्रमणकारी को घुसने नहीं दिया। और जब उनका किला गिरा, राजस्थान के शासकों का किला गिरा, अगले 100 साल में पूरे भारत पे कब्जा हो गया। इतने बहादुर थे वो लोग, तो उनको रिस्पेक्ट तो मिलना चाहिए। तो हम लोग कई बार ना चीजों को कम बड़ी बात बोली आपने, उनकी आज जो वो लोग भले भगवान नहीं है, ये बात हम मानते हैं कि वो लोग भले भगवान नहीं है, लेकिन उनके कुर्बानी का नतीजा है जो भगवान बचे हुए हैं लोग। आप जैसे कोटा की भी बात कर रहे थे, बच्चे तैयारी करते हैं पेपर की, खूब मन लगा के तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, पास भी कर लेते हैं, फिर खबर आती है जी पेपर लीक हो गया या भर्ती रद्द हो गई। चूंकि आप अभी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे इंसाफ हो सकता है? कई साल उनके खराब हो जाते हैं। क्या लगता है एज ए शिक्षक खान सर को? ये ना सबसे खराब चीज है एजुकेशन में। एजुकेशन सिस्टम का इसको कह दीजिए तो कैंसर है। पेपर का ये जो लीक होना, भर्ती रद्द होना, मतलब आप एक स्टूडेंट की मनोभाव तो हम लोग का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या मन से पढ़ाएं, हम लोग खुशी मनाएं कि पेपर लीक हो गया। जैसे अभी एग्जाम में बीपीएससी में हुआ था और अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज बताएंगे कि देखो बच्चों ये पढ़ाए थे, पेज नंबर इतना पे ये आया ये आया, तब तक शाम में खबर आ रही है कि पेपर लीक हो गया। अब हम लोग को ये समझ में नहीं आए कि पेपर हम लोग पढ़ाएं, इसकी तारीफ करें कि जिन्होंने पेपर लीक कराया उसको बैठ के गरियाएं। तो हम लोग अब उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। हमारे पटना में एक जगह है गर्दनी बाग, वहाँ टेंट डाल दिया गया है और वहीं पे नियम है कि यहीं बैठ के गरियाना है आप लोग को। तो वहीं बैठ के हम लोग 2 महीना से 3 महीना से उसको कोस रहे हैं लोग कि भाई तो पेपर लीक काहे करा दिया वहां पे। अभी तक कोई नहीं सुन रहा है, मामला सब जुडिस है। नीट में देखिए, एनटीए नीट में इतनी गड़बड़ी चीज है कि बाहर में आप एमबीबीएस कीजिएगा तो 2 करोड़ 1.5 करोड़, कहीं कहीं 3-3 करोड़, और सरकारी में कीजिएगा तो फ्री। इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों हो जाता है? तो अब 2 करोड़ लगा के कोई डॉक्टर बनेगा तो उसको दिख रहा है कि सामने वाला मरीज को डेंगू है, लेकिन कहेगा कि 2 करोड़ रुपया लगाएं, रुक तो बताते हैं 500 का जांच करके लाओ। तो उसको दिख रहा है कि डेंगू है, लेकिन वो जांच कराएगा 500 का। तो ये चीजें क्या है ना कि एक जगह से जब गड़बड़ होती है तो हर जगह गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए ना ये जांच और से कुछ नहीं होता है। हम तो सीधे कहते हैं कि बैठाए पूरी मीडिया के सामने पोलियोग्राफिक टेस्ट और नार्को टेस्ट कराए और जो गड़बड़ पाए बम से उड़ा दे। बहुत बड़ी चीज बोली। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पे चर्चा करते हैं। आजकल देखने को मिला कि बच्चों में तनाव बहुत ज्यादा हो जा रहा है। सोशल मीडिया का जमाना, एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं पेरेंट्स। ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों पे अत्यधिक दबाव बनाते हैं, जिनके चलते बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं? आपके पास ऐसे कई हजारों बच्चे आते होंगे, बताइए जरा। देखिए, प्रेशर बनाने से नहीं होता, ऐसे पेरेंट्स को भी कहते हैं। आप अपने घोड़ा को अगर मान के चलिए रेस लगाना है, घोड़ा पाला है कोई, तो उसको खिलाइए पिलाइए अच्छा से, कि बिना खिलाए पिलाए रेस में लाए मार डंटा मार रहे हो, क्या दौड़ेगा? उसको दौड़ने से पहले उसका ख्याल तो रखिए। उसी तरह आपके बच्चे हैं, आप एक बार कॉपी खोल के नहीं देखे कि वो क्या पढ़ा है। गार्जियन लोग एक को लगता है एक ट्यूशन का एक कोचिंग लगा देंगे, एक ट्यूशन लगा देंगे, मेरा काम खत्म। तो ये भी तो गलत है।
पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट है तो दुनिया का कोई इंसान पढ़ाई से नहीं भाग सकता है। तो इंटरेस्ट जगाना जरूरी है। वो कहते नहीं तुम पढ़, हम कहते छोड़ना इसको, उसको इंटरेस्ट जगाइए। अगर उसको इंटरेस्ट जग जाएगा ना तो आप उसको खाना भी दीजिएगा तो कहेगा कि नहीं एक क्वेश्चन और लगा देते हैं तब जाके खाना खाएंगे। तो उल्टा सिस्टम लेके चल रहे हैं लोग। तो गार्जियन को भी समझना पड़ेगा। आप एक बच्चे का तकलीफ समझिए, वो बड़ा संकोच करता है, उसके ऊपर बहुत टेंशन रहता है। वो जिस एज ग्रुप में है उस एज ग्रुप में उसको बहुत प्रॉब्लम होता है। वो ना कभी कभी टेक्निकल चीजें नहीं समझ पाता है, एज है उसमें घूमने फिरने में लग जाता है। तो थोड़ा उसको नर्चर करने की जरूरत है। आपके पास हजारों स्टूडेंट्स अभी तक क्लासें आप ले चुके हैं, कुछ ऐसा किस्सा सुनाइए जिसमें आपके पास कोई बच्चा कुछ ऐसा सामान ले आया हो, जैसे आप, मैंने सुना कई एक बार बंदूक ले आया था बच्चा, आपके लिए नहीं लाया था किसी और वजह से लाया था, बताइए जरा क्या था वो आई कार्ड चेक होता है क्लास में, तो क्योंकि ना विदाउट आई कार्ड वाले को हम लोग अलाउ कर देंगे तो फिर तो बदमाशी करके भाग जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे चेक हो रहा था आई कार्ड, तो उसके पास था नहीं। कहा कि भाई जो चेक कर रहा था उसका, भाई मेरे पास आई कार्ड है, लाए नहीं, आज हमको बहुत जरूरी काम है। तो कहा क्या काम है, तो उलझ गया उससे। तो उसका ना यहाँ पे शर्ट टूटा तो तमंचा रखा हुआ था तो कह रहा है कि तमंचा लेके रखा, तो डर गया बेचारा कि भाई हम इसका आई कार्ड क्या चेक करेंगे, तो तमंचा लेके घूम रहा है। तो आपस में बात किए सब, तो कह रहा है कि देखो अभी छोड़ा, एक तो 11-12 बजे झगड़ा होने वाला है, तो सोचे कि उसे पहले क्लास कर लेते हैं, सुबह वाला क्लास कर लेंगे बाद में। सोचिए झगड़ा करने से भी पहले उसको चिंता था कि क्लास कर लेना है। तो इस टाइप के भी कुछ कुछ आ जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी आप कैसे मैनेज करते हैं, मतलब जो ऐसे दिमाग वाले लोग हैं कैसे पढ़ाते हैं जीएस उनको? वो तो बैठ के पढ़ाई कर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं रहता। वो तो पढ़ाई में एकदम उन लोग को ऐसा नहीं रहता है। लेकिन कुछ कुछ ये तो माँ बाप का परवरिश का चीज होता है कि आखिर अगर ऐसे बच्चे हैं तो अल्टीमेटली उन्हीं का लॉस होता है। हम लोग कितना भी पढ़ा दें, लेकिन ये जो गलत रास्ते पे एक बार चला जाता है वो लौट के नहीं आ पाता है फिर। अच्छा, चूंकि हमारा थीम है एजुकेटिंग इंडिया 2030, तो आपको क्या लगता है किताबों में भी बदलाव होना चाहिए? वही पुरानी किताबें पढ़ रहे हैं बच्चे एनसीईआरटी की, बदलाव हो रहे हैं लेकिन उतने लेवल तक नहीं हो रहे। आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि भैया बदलाव होना चाहिए, तभी बच्चे कुछ प्रैक्टिकल, क्योंकि जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं आपको भी पता, वो प्रैक्टिकल में काम नहीं आता बच्चों के, जो भी किसी भी जॉब में हो। क्या लगता है खान सर को? देखिए एनसीईआरटी बुक बहुत रेलेवेंट है, उसको अपडेट हमेशा आते रहता है, कुछ कुछ अपडेट। ये किताबें चेंज करना ना, ये कमाने का एक फैशन हो गया है। किताबें बनती है पेड़ पौधों से काट के बनेगी, एक और हम भाषण देंगे कि ग्रीनरी बढ़ाओ ग्रीनरी बढ़ाओ, और जितने ये प्राइवेट स्कूल वाले हर साल किताब चेंज कर देंगे कि हमारी कमाई बढ़ जाएगी यहाँ पे। ये क्या मतलब बनता है? आप एक ऐसी किताब रखिए जो लॉन्ग टाइम पे चले। मेडिकल की कौन सी किताब इतनी चेंज हो रही है? हाँ रिसर्च होता है, वो ऐड हो जाता है, जो भी रिसर्च। ये 7-8 के बच्चों में कौन सा रिसर्च हो रहा है? अरे उनको वही चीज है जो फॉर्मूला है यहाँ पे, कौन सा बड़ा चीज है? मिडिल क्लास इंसान मर जाता है उसका किताब खरीदते खरीदते। एक आदमी थे हमारे यहाँ पटना में, तो उनको मतलब हमारे पास आए कि सर कुछ पैसे चाहिए हेल्प। हमके क्या हुआ? तो कहे कि मेरी बेटी, उनको पढ़ा रहे थे बेटी को, तो कहे कि उसको ना री एडमिशन लेना है। हम कहे फेल हो गई क्या? तो कहे नहीं पास हो गई ना तो प्रमोशन का भी पैसा लगता है। मतलब उसको पैसा इसलिए लग रहा है कि पास हो गई तो फेल हो जाना चाहिए उसको। ये क्या सिस्टम बना के रखे हैं? मतलब बच्चा पास हो गया तो फिर उसको, मतलब उसको ना, वो स्टूडेंट नहीं है, उसको हर कदम पे नोच लो इसको। यहाँ उसको बेहतर किताब रखिए, सिस्टमेटिक। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? तमिलनाडु में अलग सिस्टम है, गुजरात में अलग है, बिहार में अलग है। एक जैसा सिस्टम रहना चाहिए। लैंग्वेज आप पढ़ाइए, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज को पढ़ाइए, गुजराती कल्चर को पढ़ाइए, बट ओवरऑल तो सेम रहना चाहिए। किताबें बार बार चेंज करने से बिना मतलब का फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है। और ये जो आप कहें कि जो किताब है और उसका जो यूज नहीं आता है, तो किताब में एजुकेशन से रिलेटेड चीज है, और जब हम वर्किंग में जाते हैं तो वो स्किल्ड ढूंढता है। तो स्किल्ड अलग हो गया, एजुकेशन अलग हो गया। आखिर हमें भीड़ में से सेलेक्ट करना है किसी को, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? ए सिंगल सीट ऑफ मार्कशीट कैन नॉट डिसाइड माई होल करियर। लेकिन हमारा मार्कशीट ये जरूर बता देता है कि 10th में हम सिंसियर थे कि नहीं थे। ग्रेजुएशन का मार्कशीट हमें ये जरूर बता देता है कि उस टाइम फ्रेम में हम सिंसियर थे कि नहीं। इस आधार पर हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि ये इंसान थोड़ा सिंसियर होगा। बाद में उसको ट्रेनिंग स्किल तो सब देना ही पड़ेगा ना। अच्छा, भारत की करोड़ों की आबादी जो है युवा है, दुनिया में होता है कि सबसे युवा आबादी भारत में है। खान सर, क्या लगता है आपको जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स स्पेशली इस आबादी का बड़ा हिस्सा हैं, वो खुद, उनको लो फील कराया जाता है और वो खुद लो फील होते भी हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को कि भैया हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं होता? क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये ना छुपा दिया जाता है हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। ये जो सीबीएसई और आईसीएसई है, इसमें गरीब इंसान मर जाएगा।
वहां पे वो बताइए आपको, आप कोई अभी हम ऐसे स्कूल दिख रहे हैं जिसे 15,000 रुपये फीस है, वो गरीब का इंसान कहाँ जाएगा? वो तो मजबूरी में जाएगा ऐसे स्कूलों में जहां पे वो सरवाइव ना कर पाए। तो वहां पे उसको कह दिया जाता है हिंदी मीडियम, छुपा रहा है। हिंदी मीडियम कह देने से ना वो लगता है कि उसकी इंडिविजुअल गलती है, और इंग्लिश मीडियम करने से लगता है उसकी इंडिविजुअल उसका कोई अचीवमेंट है। वो एक गरीब स्कूल हो गया जिसमें आम आदमी नहीं पढ़ सकता है। जितने अच्छे स्कूल्स हैं, ये जो आपको जो बहुत बड़े लोग कह रहे हैं कि हम ये स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल में एक बार भेजिए, उनको अपना कॉन्फिडेंस फील हो, अजीब सा होने लगेगा। जनरल डिब्बा में घुसते ट्रेन के एक अलग सी फील आती है, भैया हम कहाँ फंस गए, निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। तो जनरल डिब्बा का हाल क्या हो जाता है, 2 स्टेशन पहले आदमी निकलने की तैयारी कर देता है कि भाई निकलना है, चपा जाएंगे गेटवे पे, ये हाल हो जाता है। और वो एसी वाला, उसको भीड़ भाड़ नहीं है, ट्रेन रुकने के बाद वो निकलता है। तो हमारे यहाँ तो एजुकेशन भी 2 टाइप का है, अमीरों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है। अगर ये एक जैसा रहता है जैसे चाइना में, नहीं हो सकता यार। हम लोग को देखिए, हम लोग का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि सरकारी स्कूलों में या जो स्कूलिंग एजुकेशन है वहां उस बच्चे को प्रॉपर ढंग से कुछ ना कुछ कमी रही थी तो भी हमारे पास आया। जब तक हम लोग हैं वो ये बात को बता रहा है कि स्कूलिंग में कमी है, जिस दिन वो प्रॉपर हो गया हम लोग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि भैया लो फील ना करें आप? जैसे बाकी मुल्कों में, रूस में रशिया को रूसी भाषा को प्राथमिकता दी जाती है, यूरोप में भी यही है। भारत में क्यों शर्मिंदा एक फील कर रहा है आदमी भैया हिंदी बोलने पे? आप हिंदी के ब्रांड एम्बेसडर की तरह हैं, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। जबरदस्ती उनको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हम खुले मंच से कहते हैं कि मेरी जिंदगी का अगर कोई सबसे अच्छा डिसीजन था तो हम इंग्लिश मीडियम छोड़ दिए थे। वो हमको कुछ बुझाइए नहीं रहा था वहां पे, बस मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर, और उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता था। पूरा पढ़ के याद उद कर लेते थे और सब चीज याद कर लेते थे और समझ में आता नहीं था, तो हम छोड़ दिए वहां पे। इधर आए तो समझ में आने लगा। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग इंग्लिश को अलग से वरीयता दे देते हैं। हमारे यहाँ पटना एक तो फ्लाइट जारी थी, दिल्ली से पटना फ्लाइट, तो फ्लाइट वाले को तो पता है कि भाई पटना जा रहा है, वहां का रीजनल लैंग्वेज भोजपुरी, मैथिली भोजपुरी है। तो एक एयर होस्टेस थी, वो एक बूढ़े बाबा थे, उनको उनके किसी बेटे ने टिकट बुक किया होगा, उसमें खाना बुक कर दिया था, तो उन्होंने खाना दे दिया। एयर होस्टेस पूछ रही है बेवरेज बेवरेज, वो आदमी को बेवरेज बुझा रहा है। वो आदमी बेवकूफ नहीं था, वो पूछने वाली उनको नहीं समझ में आ रहा है, बूढ़ा आदमी बेवरेज कंफ्यूजन में है, बेवरेज बेवरेज। वहां पे भाई आप तो एक तो सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक उठा के बेवरेज थमा के रख दिए हैं। तो उनको ये लगता है ना कि भाई हम इंग्लिश बोलते हैं, मेरी एयरलाइंस बहुत अच्छी है। आप रसिया जाइए, चाइना जाइए, वो चाइनीज भाषा बोलते हैं। माओ जेडांग ने सीधे यही बोला कि भाई आप चाइनीज लैंग्वेज को रखिए, आपको ज्यादा जरूरत रहेगा, एक ट्रांसलेटर रख लीजिएगा। और वो बेचारे बूढ़ा आदमी कंफ्यूज थे। हम बाद में उनको कहे कि चाचा जी आपको कुछ इसमें, तो अब समझ में आया। तो वो चाचा जी थोड़ी ना, मतलब उनका एजुकेशन सिस्टम थोड़ी डाउन था। अभी महाकुंभ समापन होने वाला है, मैं लगभग 10-12 दिन महाकुंभ में था। बिहार के बहुत लोग हमें वहां पे मिले, सैकड़ों लोग मिले। उनका कहना था कि हमें भी योगी जैसा सीएम चाहिए। खान सर बिहार से आए हैं, क्या लगता है आपको? अब ये तो लोकतंत्र है, सबका डिसीजन है। वो इस बार कुंभ का मेरे इतने ज्यादा क्राउड गए थे लोग वहां पर, तो क्राउड ओवर क्राउड हो जाने की वजह से 2-4 मिस यहाँ पे घटना जो हो गई यहाँ पे, उसके बाद वीवीआईपी कल्चर को जैसे खत्म किया गया, सारी चीजें ऑन द स्पॉट आ गई यहाँ पर। तो अपना वहां का मैनेजमेंट है और हर स्टेट का अपना अपना अलग मैनेजमेंट है। अब जैसे कोई जरूरी नहीं कि सब जगह का एक ही जैसा हो जाएगी, लेकिन ये एक चीज है कि योगी जी में जो स्टिक ऑफ लॉ है कि भाई अगर गड़बड़ी करेंगे तो भाई मीडिया रहे चाहे कुछ रहे, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला चीज ना लोगों को थोड़ा सा प्रभावित जरूर करता है। लॉ एंड ऑर्डर पे जो आप कह रहे हैं वो काम बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर तो जरूरी है ना। किसी को अब डर ही लगने लगेगा तो काम कहां से कर पाएगा। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी। हम लोग क्या देखते हैं, अगर कोई इंसान बीमार पड़ा है तो क्या चेक करते हैं, उसका ब्लड टेस्ट कर लिए, यूरिन टेस्ट कर दिए, ईसीजी कर दिए, तभी ना आदमी पता करता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। किसी स्टेट को देखना है, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, पुलिस कितनी हेल्पफुल है, सड़कें कितनी अच्छी हैं। अब जैसे कहते हैं लोग कौन सा राज्य विकास होगा, जिस राज्य में आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं तय कर सकते हैं, कभी विकास नहीं होगा उस जगह का। अब चाहे जितनो चिल्लाते रहिए, आपको क्या लगता है साइकिल से विकास करने वाले एंटरप्रेन्योर घूमेंगे? बिल गेट्स आएगा टेम्पू पे बैठ के। बहुत बढ़िया। चलिए, क्योंकि जनता की पुरजोर मांग थी कि रैपिड फायर भी किया जाए खान सर से, क्योंकि इनकी बातें जो हैं किसी को बोर नहीं कर सकते, भले 1 घंटा बोलते रहे। बिहार में कुछ महीनों में चुनाव है, अगला सीएम किसको देखते हैं, नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर? देखिए, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन आप हम लोग से काहे पूछते हैं? ये अब मेरे देखने से, अपने से सोच के देखिए, मेरा देखने से कोई सीएम नहीं बन सकता। मेरा एक इंडिविजुअल सिंगल वोट है। इसको बदल देते हैं, सबसे पॉपुलर कौन आपको लगता है इन सब में? सबसे पॉपुलर या आपका फेवरेट नेता कौन है?
नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर काफी मेहनत कर रहे हैं आजकल। सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, नीतीश कुमार को जिस हालत में बिहार मिला था ना, गढ़ा में मिला था, गढ़ा में, जिसपे कोई बिल्डिंग नहीं बना सकता है। पहले उसको आप जैसे एक जमीन खरीदिए, कोई समतल जमीन खरीदिए, कोई गड्ढा में का खरीदिए, समतल वाला तुरंत बिल्डिंग बना देगा। तो उत्तर प्रदेश एक समतल जमीन थी, फटाफट काम होने लगा। और बिहार गढ़ा में मिला था, तो उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल, इसको सुधारते सुधारते परेशान हो गए। लालू यादव को जब मिला था ना, तो ऐसा स्थिति में बिहार मिला था कि कुछ ऐसे जगह थे जहां पूरे गांव के बाहर एक दो आदमी लाठी लेके खड़ा हो जाता था, कहता था कि तोरा वोट डालने नहीं जाना है, अब पूरा गांव अंदर आ जाता था। वो इंसान इंटरप्रेन्योर देखेंगे। तो हर इंसान का चैलेंज अलग अलग है। जिनको जहां मिला, वही उन लालू यादव को रेलवे मिला, रेलवे को फायदा में दिखा दिए। अब लोगों ने कहा कि कबाड़ बेच दिए। दुनिया के कौन आदमी कबाड़ घरे में रखता है? ये बड़ा बेच दिया तो अच्छे ना किए। खान सर ने बड़ा स्मार्टली लालू जी की भी तारीफ कर दी और नीतीश जी को भी खुश कर दिया कि बिहार में दुकान चलानी है भैया। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। खान सर की टीचिंग फिलॉसफी, एक शब्द में आप जो टीचिंग कराते हैं उसको अगर क्लास में बैठ के उसको समझ में नहीं आया तो स्टूडेंट की गलती नहीं, टीचर की गलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, चूंकि आपने कई दोस्तों का नाम लिया अपना शुरू में, लड़कपन के दिनों में कोई याद आपको, कोई याद हो कि भैया ये किया था, वो किया था? हर किसी ने कुछ ना कुछ किया रहता है। बचपन में तो हम लोग के टाइम पे मोबाइल था नहीं, तो दिन भर तो आदमी बदमाशी करता था उसमें। अब याद के डेली एक तो नया नया कहानी रहता था बचपन में, कौन ध्यान रहता है इतना। मतलब बचपन में तो हमको लगता है कि जिस आंधी में मौसम विभाग चेतावनी जारी करता था कि घर से ना निकलिए, उस आंधी में हम लोग टिकोरा बीनने जाते थे। आम का जो छोटा वाला आम होता है ना, उसको टिकोरा बोला जाता है हमारे यहाँ, तो उसमें हम लोग तो बचपन में तो आदमी बदमाशी करते रहता था। अच्छा, आप टीचर ना होते तो क्या होते? हमको तो फौज में जाना था। टीचर ना होते तो हमको एक किसानों के लिए, और हम भी अभी बताते हैं, बहुत दिन टीचिंग नहीं करेंगे, हमको किसानों के लिए वर्क करना है। किसानों की 3-4 महत्वपूर्ण समस्या है। उसकी एक, फसल का उत्पादन कम है। दूसरा क्या है, उसका फसल अगर उत्पादन हो गया तो कीड़ा खा जाते हैं सब। और उस तीसरा क्या है कि अगर नहीं खाया तो बेचने जाएगा तो उसके फसल की सेल्फ लाइफ कम होती है, तो कोल्ड चेन नेटवर्क नहीं है। उसको अगर शाम में अपनी सब्जी बेचने गया है तो शाम 4 बजे तक ही उसको अच्छा भाव मिलेगा। बाकी समय गिद्ध की तरह लोग देखते होंगे कि शाम होगा तो ये बेच के जाएगा, क्योंकि उसके यहाँ कोल्ड स्टोरेज का चेन नहीं है। आप 3 सिस्टम देखिए। किसान को आप 5 किलो का जो अनाज का है, ये देखिए, ये एक अच्छी योजना है और समाज का एक बड़ा हिस्सा उससे प्रभावित हो रहा है, उसका वो एहसानमंद है। लेकिन हमें एक ये भी सोचना पड़ेगा कि हम अभी भी कहां पर हैं। तो उनका योजना में हम संदेह नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी योजना है। लेकिन ये जो 3 चीज है किसानों के लिए, एक किसान को बताइए, अगर मेहनत से उत्पादन किया, हमारे यहाँ समस्तीपुर एक जगह है, वहां गोभी उत्पादन हुआ, 1 रुपया किलो बिका गोभी, 1 रुपया, जबकि दुबई में बिक रहा था 250। बताइए, एक किसान दुबई भेजेगा कि जो सिस्टम बैठा हुआ है वो भेजेगा? तो क्या मतलब बनता है? वो ट्रैक्टर चला दिया, 1 रुपया किलो गोभी। अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे, क्योंकि आप लोग दिल्ली में बैठे हैं, आप लोग को आइडिया नहीं लगेगा 1 रुपया किलो भी गोभी हो सकता है क्या? वहां ट्रैक्टर चला दिया समस्तीपुर में। तो बहुत समस्या है। आप कभी उसके ऊपर देख के देखिए, इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास कलेजा और बहादुर है सब ना, तो इस देश के किसान हैं सब। यहाँ हम लोग का ना, एक मोबाइल छूट जाएगा ना तो अरे धक धक होने लगा, कहाँ मोबाइल हुआ छूट गया। वो 6 महीने तक अपनी फसल पूरे खेत में छोड़ के आता है, कभी आग लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं होता है। तो जब तक इस देश में किसान और महिलाओं का उत्थान नहीं करेंगे, कहां से आगे बढ़ेगा? आपने मोबाइल की बात की। देश के करोड़ों युवा जो रील पर सारा दिन फील करते रहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना वो लोग? रील देखने से अच्छा है अपनी काम की चीजें देखिए। अगर आपको 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया? अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा।